बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जिस टॉपिक को फॉलो करना है वो है सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा। सेफलो का लिटरली मतलब है हेड रीजन एंड कॉर्डेटा मींस जिस एनिमल में कॉर्डेट्स के फीचर्स मौजूद हों। नॉर्मली इन एनिमल्स को लेंसलेट्स कहा जाता है। लेंसलेट्स जो है इनके अंदर क्योंकि कॉर्डेट करैक्टरिस्टिक्स चारों मौजूद होते हैं इसलिए हम इनको ज़ूलॉजी के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में भी एज अ सैम्पल या एज अ मॉडल यूज़ करते हैं। सेफलोकॉर्डेट्स को देखा जाए अगर तो इसके अंदर दो जेनरा पाए जाते हैं, दो जीनस हैं इसके अंदर। एक का नाम है ब्रैंकियोस्टोमेटा जिसमें एम्फिऑक्सस आती है जिसका मॉडल आप देख रहे हैं, और इसको हम ब्रैंकियोस्टोमेटा के अंदर ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं। और दूसरा है एसिमेट्रॉन। तकरीबन इस सब फाइलम के अंदर 45 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया भर में तमाम ओशंस के अंदर ये मौजूद होते हैं, लेकिन शैलो वाटर्स में और सैंड सबस्ट्रेट के अंदर आपको सबमर्ज्ड फॉर्म में नज़र आते हैं। यानी अगर सबस्ट्रेटा में इसकी मौजूदगी देखी जाए तो तकरीबन सारी बॉडी इनकी बर्ड फॉर्म में रहती है रेत के अंदर, सिवाय इसके एंटीरियर रीजन के जो कि इसका हेड रीजन या माउथ रीजन है, ये पानी से बाहर इमर्ज हुआ होता है। बाकी बॉडी इसकी जो है पानी के अंदर वो सबस्ट्रेटम के अंदर धंसी होती है। सेफलोकॉर्डेट्स आर स्मॉल अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग टैडपोल लाइक एनिमल्स। यानी देखा जाए आपको तो ये आपको लगता है जैसे कुछ इमेच्योर सा एक एनिमल हो। साइज़ भी इसका बहुत छोटा होता है इन एनिमल्स का, तकरीबन 5 सेंटीमीटर। दे आर elongate, laterally flattened and nearly transparent. In spite of their streamlined shape, cephalochordates are relatively weak swimmers and spend most of their time in a filter feeding position, partly to mostly buried with their anterior end sticking out of the sand. यानी नॉर्मली आप देखते हैं कि इसकी बॉडी का साइज़ भी बहुत छोटा है, तकरीबन ट्रांसपेरेंट होती है इनकी बॉडी। और इसमें यह है कि बहुत वीक स्विमर्स होते हैं। स्विमिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं करते बल्कि सबमर्ज्ड फॉर्म में रहते हैं और रेत के अंदर अपनी बॉडी को ज़्यादातर धंसा कर रखते हैं सिवाय इसके एंटीरियर रीजन के। नोटोकॉर्ड ऑफ द सेफलोकॉर्डेट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेल टू हेड गिविंग देम देयर नेम। यानी क्योंकि हम इनको सेफलोकॉर्डेटा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हेड टू टेल जो है इसका नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करता है। अनलाइक द नोटोकॉर्ड ऑफ अदर कॉर्डेट्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मसल सेल्स मेकिंग द नोटोकॉर्ड समवट कॉन्ट्रैक्टाइल। अब इसमें एक जो अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत है इसके स्ट्रक्चर में नोटोकॉर्ड के, वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होता बल्कि इसके अंदर मस्कुलर सेल्स जो है वो उनकी कॉम्पोजिशन होती है और उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर रखता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को जब ये रेत के अंदर सबमर्ज फॉर्म में लेकर जाएगा या रेत को इसने खोदना होगा तो उसके लिए इसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी चाहिए है। Both of these characteristics are probably adaptations to burrowing. Contraction of the muscle cells increases the rigidity of the notochord by compressing the fluid within, giving the additional support when pushing into sandy substrates. अब जब ये ज़मीन में बरोइंग की जो है प्रोसेस कर रहा होता है या बरोइंग की एक्टिविटी कर रहा होता है ये वाला एनिमल, तो इसमें यह है कि जो नोटोकॉर्ड के अंदर मसल्स होते हैं, मसल सेल्स या मसल्स ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर थोड़ी स्टिफनेस आती है और स्टिफनेस की वजह से इसको बरो करना या उस सख्ती की वजह से जो है वो खोदना ज़्यादा आसान हो जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल सेल्स इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्विमिंग। यानी बेसिकली इसकी बॉडी के मूवमेंट्स या बरोइंग की एक्टिविटी इन्हीं मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है जो कि नोटोकॉर्ड बना रहे हैं। ये नोटोकॉर्ड एक तरफ फ्लेक्सिबल भी है और दूसरी तरफ थोड़ी सी स्टिफन भी हो जाती है ताकि इसकी बरोइंग की एक्टिविटी को आसान किया जा सके। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर मसल्स की अगर नेचर देखी जाए, मसल सेल ऑन आइदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड कॉज अनड्यूलेशन दैट प्रोपेल द सेफलोकॉर्डेट थ्रू द वाटर। जैसे बिल्कुल हम फिश में देखते हैं कि स्विमिंग की एक्टिविटी होती है और स्विमिंग जो है वो पॉसिबल तभी होती है जब मसल्स की कोऑर्डिनेशन हो आपस में। तो इसमें भी नोटोकॉर्ड की दाएं और बाएं जानिब जो है वो इसके मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से करते हैं कि इसकी फिश लाइक स्विमिंग जो है कैपेबिलिटी वो सामने आती है। Longitudinal ventrolateral folds of the body wall help stabilize the cephalochordates during swimming, and a median dorsal fin and a caudal fin also aid in swimming. अब इसमें यह है कि एक तरफ तो इसकी बॉडी के अंदर जो है फोल्ड्स, एक इसकी बॉडी जो वॉल है उसकी जो बॉडी की स्किन है उसके अंदर कुछ ऐसे फोल्ड्स हैं और दूसरा स्ट्रक्चर इसके अंदर फिन्स का है। फिन्स हम जानते हैं कि फ़िश का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो इसमें एंटीरियर बॉडी में भी और पोस्टीरियर कॉडल फिन भी मौजूद है जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं और बॉडी को स्विम करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अब अगर इसकी मॉर्फोलॉजी देखें बॉडी की, तो सबसे एंटीरियर साइड पे जो रीजन हमें नज़र आता है उसको हम ओरल हुड से डिनोट करते हैं। एंड ओरल हुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द सेफलोकॉर्डेट सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द सिराई। ये हमें जो कुछ एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं इनको हम सिराई बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द सिराई हैंग फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल हुड एंड आर यूज्ड इन फीडिंग। अब इस बॉडी की जो है
एक्सेस आप देखें ये इसका डॉर्सल फीचर है और ये इसका वेंट्रल एंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा वेंट्रल साइड पे लोकेशन में एंटीरियर साइड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें नज़र आती हैं जिनको हम सिराई कह रहे हैं। इनका काम बेसिकली ये होता है कि फूड को सिलेक्ट करना और फीडिंग प्रोसेस को हेल्प आउट करना। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हुड बियर्स द माउथ ओपनिंग दैट लीड्स टू द लार्ज फेरिंग्स। इसी ओरल हुड के एंड के ऊपर जहाँ पे ये सिराई मौजूद है, इसी के वेंट्रल एस्पेक्ट में यहाँ पे माउथ की सिचुएशन है जहाँ से फूड को वो डाइवर्ट करके अपने डाइजेस्टिव पार्ट में धकेल देता है। Numerous pairs of pharyngeal slits perforate the pharynx and are supported by cartilaginous gill bars। अब इसमें जैसे ही माउथ से एक्सटेंड करके इसकी आप आते हैं डाइजेस्टिव कैविटी में, तो सबसे पहला जो बड़ा सा रीजन हमें दिखाई दे रहा है उसको हम फेरिंक्स कह रहे हैं। और फेरिंक्स जो है वो एक अकेला फीचर नहीं है बल्कि इसके साथ गिल बार्स मौजूद हैं, उसके साथ गिल स्लिट्स जिसको हमने पीछे परफोरेशंस या स्टिग्मा के नाम से यूरोकॉर्डेटा में पढ़ा था, इसमें वो गिल बार्स और गिल स्लिट्स भी मौजूद हैं। और जैसे ही पानी जो है अपने साथ फूड पार्टिकल्स को लेकर आता है, वो पानी इन परफोरेशंस में से, इन गिल बार्स में से निकल कर इसके बाहर वाले चेम्बर में जा सकता है नीचे वाले, जिसको हम एट्रियम का नाम देते हैं। Large folds of the body wall extend ventrally around the pharynx and fuse at the ventral midline of the body, creating the atrium, a chamber that surrounds the pharyngeal region of the body। यानी कहने का मतलब यही है कि जैसे हमने यूरोकॉर्डेटा में पढ़ा था कि माउथ से पानी की डायरेक्शन फेरेंक्स में होती है और फेरेंक्स से निकल कर परफोरेशंस के थ्रू वो एक लार्ज चैम्बर में आ जाता है, जो चैम्बर उसी फेरेंक्स के इर्द गिर्द सराउंडिंग में ही मौजूद है, उस चैम्बर को हम एट्रियम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन है। It may protect the delicate filtering surface of the pharynx from the bottom sediments। अब इसका काम एक तरफ तो ये है कि पानी की सर्कुलेशन करना अपने अंदर, दूसरा काम इसका ये है कि प्रोटेक्शन भी देता है अपने ऊपर वाले सारे जितने भी पार्ट्स अपने अंदर एनक्लोज्ड हैं या फेरेंक्स वगैरह, उनको ये नीचे वाली सेडिमेंट से महफूज भी रखता है। तो बेसिकली हमारे पास जहाँ पे जो एट्रियम का पोर्शन बन रहा है, ये जो लार्ज वाली पाउच बन रही है, ये सिंपल बॉडी के फोल्ड्स हैं, स्किन के फोल्ड्स हैं, जिनकी वजह से एक एनलार्ज चैम्बर बन रहा है जिसको हम एट्रियम कह रहे हैं। द ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज़ कॉल्ड द एट्रियोपोर। अब ये जो एट्रियम का चैम्बर है ये यहाँ पर आकर वेंट्रल साइड पे बाहर की तरफ खुलता है, जिसको हम एट्रियोपोर कहते हैं। यहाँ से पानी जो है वो एग्जिट कर जाता है। पानी के साथ दूसरे सिस्टम्स भी अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बाहर रिलीज़ कर सकते हैं। अब इसके आ जाते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस की तरफ। मेंटेनेंस फंक्शंस में देखें, सबसे पहले हमारे पास है फीडिंग का प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलेवेंट। सेफलोकॉर्डेट्स आर फिल्टर फीडर्स। ड्यूरिंग फीडिंग दे आर पार्शियली और मोस्टली बरीड इन द सैंडी सबस्ट्रेट्स विद देयर माउथ्स पॉइंटेड अपवर्ड। उसी सिचुएशन में ये अपनी बॉडी को ज़्यादातर ज़मीन के अंदर या सैंड के अंदर धंसा कर रखेंगे, सिवाय अपने ये ओरल हुड के, सिवाय अपने एंटीरियर पोर्शन के जो कि एमर्ज हुआ होगा बाहर। इसमें जो सिराए हैं इनके थ्रू और बाकी जो सिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू ये फीडिंग का प्रोसेस जो है वो चलाएगा अपना। सीलिया ऑन द लेटरल सर्फेसिस ऑफ द गिल बार स्वीप द वाटर इनटू द माउथ। यानी इसकी बॉडी के आसपास जितने भी सीलिया मौजूद हैं इसकी स्किन के ऊपर, वो पानी को रोटेट करते करते इसके ओरल हुड की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। वाटर passes from the pharynx through the pharyngeal slits to the atrium and out of the body through the atriopore। पानी का वही रास्ता है जैसे हमने यूरोकॉर्डेट्स में पढ़ा था कि इसकी सबसे पहले सिराए को क्रॉस करता हुआ इसके माउथ में एंटर हो जाएगा, माउथ से ये फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से ये स्टिग्मा या इनकी परफोरेशंस के थ्रू बाहर आ जाएगा एट्रियम में, और एट्रियम में सर्कुलेट करता करता ये एंड जो एट्रियोपोर है उससे ये बाहर एक्सपेल हो जाएगा। फूड इज़ इनिशियली सॉर्टेड एट द सिराए। सॉर्टेड का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि फ़िल्टर फीडर है, और फ़िल्टर फीडर जो होते हैं वो अमूमन छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस हैं या छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, लार्जर पार्टिकल्स को ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सिराए का काम है कि छोटे पार्टिकल्स को ये सॉर्ट कर लेते हैं और बड़े पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो फूड यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग हो गई है। लार्जर मटीरियल्स catch on cilia of the serae as these larger particles accumulate, contraction of the serae throw them off। यानी पहले ये इकट्ठा करते रहते हैं अपने ही अंदर उन बड़े पार्टिकल्स को, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं एकदम उनको स्पिट कर देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। Smaller edible particles are pulled into the mouth with water and are collected by cilia on the gill bars and in mucus secreted by the endostyle। पहले भी हम एंडोस्टाइल का फीचर पढ़ चुके हैं। एंडोस्टाइल क्या है कि जहाँ पे फेरेंजियल रीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे बॉडी में एक डिप्रेशन, एक ग्रूव होता है जिसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं। और एंडोस्टाइल का बेसिकली इन ऑर्गेनिजम्स में काम क्या है कि वो अपने अंदर से म्यूकस रिलीज़ करता है, यहाँ से फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं पानी के साथ, और यहाँ एंडोस्टाइल से वो सिक्रीशंस आ रही हैं म्यूकस की। दोनों की आपस में जो है वो रिएक्शन होता है, ये दोनों में आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन से एक म्यूकस स्ट्रिंग बन जाती है जिसमें फूड के पार्टिकल्स एंटेंगल हो चुके होते हैं।
As in tunicates, the endostyle is ciliated groove that extends longitudinally along the mid-ventral aspect of the pharynx. Cilia move the food and mucus dorsally, forming a food cord to the gut. यानी एक कॉर्ड की शक्ल में, एक चेन की शक्ल में फूड पार्टिकल्स जो है वो गट की तरफ या फेरेंक्स से आगे की तरफ जो है वो डाइवर्ट करके उस रास्ते पे भेज दिए जाते हैं. A ring of cilia rotates the food cord, dislodging the food. उसके बाद क्या है कि यहीं इसी रास्ते में फेरेंक्स के अंदर कुछ सीलिया का एक ऐसा ग्रुप मौजूद होता है जो कि मुसलसल फ्लिकर करते हैं, मुसलसल हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फूड चेन जो है वो टूटती रहती है और थोड़ा थोड़ा करके फूड पार्टिकल्स को आगे गट की तरफ भेजा जाता है. डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. ये भी हम जानते हैं कि इतने हाई लेवल तक आने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों लेवल की डाइजेशन जो है वो मौजूद होती है. A diverticulum of the gut called the mid-gut cecum extends anteriorly. mid-gut cecum जो है वो आप कह सकते हैं स्टमक से मुशाबे एक स्ट्रक्चर है. जैसे ही फेरेंक्स एंड करके यहाँ पे गट में ट्रांसफॉर्म होती है उस वक्त आप एक साइड की एक ब्रांच देख रहे हैं, एक साइड वाला पोर्शन देख रहे हैं जिसको हम मिड-गट सीकम कहते हैं. ये ब्लाइंडली एंडिंग पाउच है एक, इसको हम डाइवर्टिकुलम भी कह सकते हैं, मिड-गट सीकम भी कह सकते हैं. इट एंड्स ब्लाइंडली अलॉन्ग द राइट साइड ऑफ द फेरेंक्स एंड सीक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एनस इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रल फिन. उसके बाद ये एक्सटेंड करती हुई गट आती है पोस्टीरियरली और टेल से पहले जहाँ पे वेंट्रल पोर्शन में ये ख़त्म हो जाता है ट्यूब का सिस्टम और यहाँ पर एनस एग्जिस्ट करती है. सेफलोकॉर्डेट्स डू नॉट पोजेस अ ट्रू हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें कोई ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो वेसल्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वही कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. ब्लड कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स एंड बाथेस द टिश्यूज़ इन ओपन स्पेसेस. तो उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स जो हैं वो आगे जाकर टिश्यू स्पेसेस में या साइनसेस में ब्लड को बिखेर देती हैं और वो लिटरली उसको बात करता है, जो हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं. एक्सक्रीशन की तरफ अगर हम देखें, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स आर मॉडिफाइड सिलोमिक सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल्स. तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अकेला नहीं है बल्कि उन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ है. दिस अरेंजमेंट सजेस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स. उसके बाद अगर हम सीलोम इसकी देखें तो सीलोम जो है बहुत रिड्यूस्ड है, कुछ ही स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ये बॉडी कैविटी रखता है compared to that of most of the other chordates. It is restricted to the canals near the gill bars, the endostyle and the gonads. यानी थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं, 2-3 जिनके इर्द गिर्द कुछ बॉडी कैविटी का स्ट्रक्चर मौजूद है रूडिमेंट्री, जिसको हम सीलोम कह रहे हैं. एंड के ऊपर हम देख लेते हैं इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट. दे आर डाइशियस. गोनेड्स बल्ज इनटू द एट्रियम फ्रॉम द लेटरल बॉडी वॉल. यानी इसकी बॉडी की जो फोल्ड्स हैं, एट्रियम जो है उसके अंदर ही जो है वो सिचुएशन होती है इसके गोनेड्स की. Gametes are shed into the atrium and leave the body through the atriopore. इसी में तैयार करने के बाद एट्रियोपोर से इन गेमीट्स को, एग्स और स्पर्म्स को बाहर पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू अ bilaterally symmetrical larva. Larva are free swimming but they eventually settle to the substrate before metamorphosing into the adult. तो ये एक मुख्तसर सा एक लाइफ साइकिल है सेफलोकॉर्डेट्स का, जिसको हम कॉमनली लेंसलेट्स कहते हैं. और इसके अंदर बॉडी नियरली ट्रांसपेरेंट है और तकरीबन वही फीचर्स हैं जो पीछे हमने कॉर्डेट्स में या ट्यूनिकेट्स के अंदर ये स्टडी किए थे.